नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। बड़ी बहस आज एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ी है सुरक्षा से। सुरक्षा समाज के चौथे स्तंभ की, पत्रकारों की। पत्रकार जो जनता की आवाज होते हैं और अगर उसी आवाज को खामोश कर दिया जाए तो 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। संदेह भी जताई जाती है कि एक नाम है और वो नाम है सुरेश चंद्राकर का, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ एक रिपोर्ट दिखाई थी भ्रष्टाचार की। 3 जनवरी को मुकेश नहीं, मुकेश का शव मिलता है और वो भी उसी ठेकेदार के साइट के सेप्टिक टैंक में। ये तो हुआ एक मामला। एक और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भी दिखाई गई IBC 24 पर। यह रिपोर्ट थी IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला की कि कैसे बुराई में नाके पर अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली के भांडापोर से सीता नदी वन क्षेत्र के रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र की बौखलाहट देखिए कि 6 बार फोन लगाकर संदीप शुक्ला को, IBC 24 के रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरा ऑर्डर है सवेरे 5:30 बजे पहुंचो। अपने बाप का औलाद होगा पहुंचना सवेरे। मैं कौन हूँ बताता हूँ फिर तेरे को। हाँ ठीक है। अपने बाप का औलाद होगा पहुंचेगा सवेरे 5 बजे बोरई थाना में। हाँ बोरई नाका में पहुंचना। हाँ रिकॉर्ड कर ले तू जो भी करना है। रिकॉर्ड मारूंगा मैं। अच्छा मारेगा भी क्या? और हाँ तू पहुंच तो 5:30 बजे, औलाद है तो। हाँ ठीक है। दिन रात मैं घूमता हूँ साले को, कोई मजाल है कोई मेरे एरिया में वो कर दे। अच्छा हाँ और तू पहुंच के बता 5:30 बजे औलाद है तो, नहीं तो लगता है तू साला सार्वजनिक औलाद है लग रहा है। पहुंच, तेरे घर में घुस के मारूंगा। प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध ने यह लिखा है कि अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही होंगे। उन्होंने जिस खतरे से तब आगाह किया था वो आज हमारे सामने है, वरना बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जान नहीं जाती, वरना IBC 24 के पत्रकार संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी नहीं मिलती। रसूख और रिश्वत के जोर पर सिस्टम को खिलौना बनाने वाले ये लोग ये पहले भी करते रहे और अब भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें ऐसा करने के लिए शय आखिर कहां से मिलती है। आज की बड़ी बहस में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे इन सवालों के जवाब, जो सवाल आज हम आपसे भी पूछते हैं। ये सवाल IBC 24 के हैं। पत्रकारों की हत्या और हमले सिस्टम की किस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। वही सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या रसूख और रिश्वत का राजनीति से गठजोड़ ही इस पूरे फसाद की जड़ है? क्या यह वाकई में ऐसा ही है? वही यह भी सवाल है कि क्या बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे कोई सियासी कनेक्शन है जैसा आरोप लग रहा है? क्या मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के संदिग्धों का कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध है? क्योंकि यह भी आरोप लगा है। वहीं प्रदेश में होने वाले बड़े कांडों के पीछे कांग्रेस के कई कनेक्शन निकले हैं, कई लिंक आखिर क्यों निकल आते हैं? क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कांग्रेस का लिंक सामने आया है। तो ये बड़े सवाल सामने हैं और इन सवालों के बीच सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि IBC 24 के रिपोर्टर को धमकाने वाला अधिकारी, फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको ये जरूर दे दें कि धमकाने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। PCCF V श्रीनिवास राव ने आदेश इसके जारी कर दिए हैं। वनपाल परिक्षेत्र पद से उसे हटा दिया गया है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि IBC 24 के पत्रकार को धमकी देने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी ठेकेदार सुरेश के भाई रितेश की कार भी जब्त कर ली गई है। इसके पहले दिनेश की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और सुरेश चंद्राकर जो कि मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है हैदराबाद से। तो आज बड़ी बहस में जो सवाल हमने खड़े किए हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे 3 गेस्ट जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी, बीजेपी विधायक हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही आज हमारे साथ एक पत्रकार भी होंगे, क्योंकि दोनों ही मामला पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ बस्तर में एक पत्रकार की हत्या की गई है तो दूसरी तरफ राजधानी रायपुर के एक पत्रकार को, IBC 24 संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो अरविंद अवस्थी जी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत होगी, उनसे भी आज बात करेंगे। सबसे पहले
मैं आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूं बड़ी बहस में। हालांकि आज का जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। वो पत्रकार जो जनता की आवाज होते हैं, जनता की आवाज, जनता के मुद्दों को आवाज देते हैं, और अब उन्हें ही खामोश करने की कोशिश की जा रही है। 2024 एक ऐसा साल रहा जब लगातार अपराध से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन 2025 में भी जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे ही खबरों के साथ हमने प्रवेश किया, और इस बार तो पत्रकार की हत्या से जुड़ा यह मामला। सबसे पहले मैं आप तीनों से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लूंगी। नीलकंठ टेकाम जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील और जनता के साथ अब पत्रकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ। जी, ये जो घटना हुई है मैं समझता हूँ कि बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, और ख़ास करके ऐसे क्षेत्र में जो कि नक्सलवाद का गढ़ है, और उस स्थान में पूरे बस्तर के 40 लाख जनता के दबी आवाज़ को, उनके विरुद्ध होने वाले शोषण को बहुत ही दमदारी से और निर्भीक होकर के मीडिया के माध्यम से सामने लाने का काम वहाँ के पत्रकार करते हैं। ये चौथा स्तंभ प्रजातंत्र का सबसे बड़ा आधार भी है। अगर इनके साथ इस तरह की दरिंदगी होगी और उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण सिद्ध होगा तो फिर तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं इसकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे सभी आम जनता की ओर से मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं चाहूँगा कि आरोपी तो पकड़ा गए हैं, लेकिन इनको संरक्षण देने वाले लोगों तक भी जांच की कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के हरकत करने वाले लोगों को सबक मिल सके और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया जगत के लोग हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भूखे प्यासे जंगलों में घूमते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अच्छे कामों को ऊपर तक के पहुंचाने का काम करते हैं, पूरे देश भर में पहुंचाते हैं, उनको संरक्षण मिलना बहुत आवश्यक है। और मैं चाहूँगा कि इसमें सख्त कार्रवाई करके एक मिसाल कायम किया जाए, ताकि हमारे मीडिया जगत के लोग जो हैं वो अपने आप को कार्रवाई करने से काम हो जाता तो बातें क्या थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ कार्रवाई नहीं, अब इस पर एक कानून भी बनना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, मन काफी व्यथित है। ये 2025 की एक अच्छी शुरुआत कम से कम पत्रकारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए रचना जी, सबसे पहले बहुत दुखद घटना घटी, मैं स्तंभ हूँ, और लगातार एक तेज तर्रार पत्रकार जो लगातार चौथे स्तंभ को बहुत मजबूती के साथ, जाबाजी के साथ जो अपनी जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे थे, निश्चित तौर पे आज अच्छे कई सारे चैनलों में हमने उनको देखा, चाहे एनडीटीवी में हो, चाहे न्यूज 24 में, और कई सारे चैनलों में हम उनकी रिपोर्टिंग को देखा करते थे, और वो पत्रकारिता का उनका नाम ही एक हस्ताक्षर था। और जिस प्रकार से लगातार जो अगर पत्रकार अगर कोई आवाज उठाता है, उसको इस प्रकार का अंजाम भुगतना पड़े, तो फिर जनता की आवाज को कौन बुलंद करेगा। ये भाजपा शासन में देखिए जिस प्रकार से ये इन्होंने कहा था हम पत्रकार का प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, इन्होंने नहीं लाया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, इन्होंने नहीं लाए। तो लगातार आप देखिए कि ये जो घटना घटी, और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये एक तो जिस प्रकार से कवासी लखमा जी ने पूरे इनके भ्रष्टाचार को उठाया था बस्तर में, जिस प्रकार से पुल पुलिया बन गया और टेंडर भी नहीं हुआ विधानसभा में, जो आवाज को उन्होंने बुलंद किया था, और उसके बाद छापा पड़ना उनके यहाँ, एक पत्रकार जो आवाज उठाता है उसको इस प्रकार से। तो क्या ये भाजपाई लोग ये चाहते हैं कि अगर कलमकार जो पत्रकार होता है वो कलमकार होता है, वो जनता की आवाज को बुलंद करता है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त होता है उसको उजागर करने का काम करता है, लेकिन अगर उसकी जान जोखिम में चले जाएगी तो कौन जनता की आवाज को आगे उठाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं मुकेश चंद्राकर जी को, क्योंकि और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि एक उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और उनके जितने समर्थक हैं, जो उनके दोस्त यार हैं, सबको भगवान संबल दे, और उस परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में उन्हें अपने स्थान दे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सरकार के जो हमारा तरक्की का गढ़ था छत्तीसगढ़, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, और लगातार या तो पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है,
लगातार अगर आप देखेंगे कोई पत्रकार इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो ये पहला साल, कहीं भी आप देखेंगे एक साल में ऐसे कई पत्रकार के सामने हमारी घटनाएं आई हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा है, वो क्या भाजपा शासन में अब उसे जान माल का खतरा जो है उसका पूरी जवाबदारी सरकार की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और तत्काल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपराध की बात करते हैं तभी भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट जाती हैं। आज एक पत्रकार की हत्या हुई, एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिल रही है और इस पर भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। अरविंद अवस्थी जी, 2025 की जो शुरुआत हमने की है, एक पत्रकार की जान चली गई, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसकी एक रिपोर्ट की वजह से, जो भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई रिपोर्ट थी। एक पत्रकार ने जब राजधानी रायपुर से एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से पैसे के दम पर गाड़ियों को भेजा जा रहा है, कैसे वहां पर अवैध वसूली की जा रही है, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या 2025 पत्रकारों की आवाज को खामोश करने का साल है? बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। मुकेश भाई की आज हत्या हो चुकी है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसकी कड़ी निंदा करता हूं। प्रशासन, अगर मैं समझता हूं कि अगर पहले ध्यान दे देती, जब उन्होंने खबर दिखाया त्वरित एक्शन लेती तो शायद ये घटना नहीं होता। वैसे ही शुक्ला जी के साथ भी जो धमकी भरा मामला है, ऐसे ही दर्जनों पत्रकार साथियों को धमकी और उनके खिलाफ झूठा रिपोर्ट लिखाने का मामला मैं 1 महीने के अंदर 4-5 पत्रकार साथियों के साथ हो चुका है। इसका उदाहरण दे सकता हूं। मेरा आप दोनों पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि आप दोनों मिल करके ऐसा कुछ करें कि पत्रकार साथियों के लिए जो सुरक्षा कानून बना हुआ है उसको तत्काल लागू किया जाए और जो सुरक्षा कानून में जो कमियां हैं उसको दूर की जाए। इस मामले को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी संवेदना सुनते हैं और पत्रकारों के साथ वो मित्रवत व्यवहार तो हमेशा रखे हैं, उनसे उम्मीद भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच की जो कड़ी है, अधिकारीगण है, या तो हमारी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या नहीं तो कोई कमियां ऐसी है जिनको दूर करने की आवश्यकता है और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू किया जाए, ये मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। पत्रकार साथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना, उनके खिलाफ झूठा रिपोर्ट दर्ज होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, सरकार की बात को पूरी ईमानदारी से जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की पूरी बात हम सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं। हमारे पत्रकार साथी अपना कर्तव्य निर्वहन में अगर ईमानदारी बरत रहे हैं तो सरकार को भी संरक्षण देना चाहिए और विपक्ष पार्टी भी हमारा साथ दे। सही बात कह रहे हैं आप अरविंद जी, आपकी आवाज को बिल्कुल सुना जाएगा और सुनना होगा सरकार को। नीलकंठ जी यहाँ पर है हमारे साथ में। नीलकंठ जी, अरविंद अवस्थी जी की बात आपने सुनी, एक पत्रकार की क्या मांग है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा मांग नहीं की जाती है क्योंकि पत्रकार सच का साथ देना चाहता है, सच को आवाज देना चाहता है और अगर सच को आवाज देने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उसे अपनी जान की बलि देनी पड़े तो ये प्रदेश में स्थिति सही नहीं है। आपने जब बात की मुकेश चंद्राकर की हत्या की तो आपने कनेक्शन निकाल दिया कांग्रेस का, आपने आरोप लगा दिए कांग्रेस पे। लेकिन अगर मैं बात करूं IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को जो धमकी मिली है जान से मारने की, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो एक सरकारी ऑफिसर ने धमकी दी है, यहां पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, विष्णुदेव की सरकार है यहाँ पे और मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि आरोपी जो भी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी भी पद में बैठा हो, अगर उसका किसी भी प्रकार से किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है या इस तरीके से डराने धमकाने का कोई मामला सामने आता है तो किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी आप देखेंगे तो पुलिस ने जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है दिल्ली से और आरोपियों को। नीलकंठ जी, ये तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आप बात कर रहे हैं कार्रवाई की, लेकिन क्या हम ऐसा माहौल हमारे पत्रकारों को दे पा रहे हैं, हमारी जनता को दे पा रहे हैं कि यहां अपराध नहीं होगा या वो सच का साथ दे सकते हैं? कोई अपराध होने के बाद तो कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के अपराध सामने ना आए। आखिर कहीं ना कहीं उस ऑफिसर को इतना संरक्षण प्राप्त है ना कि वो ये कह रहा है कि SP, DSP, DIG, IG कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उसका रसूख है। अगर एक सरकारी ऑफिसर ये रसूख दिखा रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, तो ये इस तरह का माहौल जो है वो भी तो बदलना जरूरी है प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, हमको देखिए सभी लोगों को साथ में चल करके हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जो नवोदित राज्य है, जो विकास के रास्ते में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसमें अधिकारियों को भी, राजनीतिक दल के लोगों को भी
और हमारे मीडिया के जो साथी हैं उनको भी सभी को संयम बरत करके आगे बढ़ना होगा। सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। जहाँ तक के पत्रकारों के हित के लिए कानून बनाने की बात है और वर्तमान में जो कानून प्रचलित है उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार करने की बात है, मैं निश्चित तौर से आपके चैनल के माध्यम से हमारे मीडिया जगत से जुड़े हुए सारे साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था लेकर के हम आम जनता के सामने हम उम्मीद तो यही करते हैं नीलकंठ जी की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक सेफ्टी, एक सुरक्षा दी जाए, ना सिर्फ पत्रकारों को बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को, क्योंकि अपराध से तो पूरा प्रदेश जो है वो परेशान है और भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश परेशान है। और अगर उसी भ्रष्टाचार को उजागर एक पत्रकार करता है तो उस पत्रकार की हत्या जिस तरह से की जाती है, अब इस पर सियासत जिस तरह से हो रही है उससे भी मन उतना ही व्यथित होता है, क्योंकि इस तरह के मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमित जी, सियासत हो रही है। सबसे पहले आपने ही सरकार पर यह तंज कसा कि यहां पर सिस्टम फेल है, एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, बस्तर में पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही मुख्य आरोपी, उसी मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन निकल आता है, रसूख निकल आता है। फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक जीवन में जब कोई भी व्यक्ति रहता है वो किसी भी पार्टी का रहता है, अगर वो लोग आते हैं उससे मिलते हैं और लगातार अगर उसकी फोटो होना कोई वो ये नहीं दर्शाता कि हर व्यक्ति के साथ अगर हम लोग मिलते हैं तो हम ये नहीं जानते कि वो अपराधी है कि नहीं है। लगातार लोग आते हैं, मिलते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पीसीसी चीफ से एक आम आदमी ऐसे ही मुलाकात करने जा सकता है और अपनी शादी का कार्ड दे सकता है? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि वो इतने सहज और सरल है कि कोई भी व्यक्ति उनसे जाके मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकिन उनसे मिलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा काम को कर सकते हैं, हमारी उम्मीद है। और अमित जी, आपको लगता है कि हर बार आप इसी तरह की पार्टी इसी तरह की दलील देगी कि ये शादी का कार्ड देने आए थे, वो बस मिलने आए थे और जनता इस बात पर भरोसा कर लेगी? सर, आम आदमी शादी का कार्ड तो क्या, आम आदमी अपनी परेशानी को लेकर नेताओं के पास पहुंचता है तो उसे इंतजार करना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि शादी का कार्ड देने आए थे बुके के साथ, तो बकायदा फोटो छपवाई। एक और भी फोटो वायरल हो रही है, उस फोटो में तो कुछ पद का नाम भी दिया गया है, चुनाव के वक्त एक जिम्मेदारी भी दी गई थी, कैंपेनिंग भी वो कर रहे थे वहां पे। उस पर क्या कहेंगे? आम आदमी ये भी कर रहा था? रचना जी, आपके और कोई सवाल है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा तो प्लीज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। ठीक है, आप बोलिए ना, मेरा सवाल जनता ने सुन लिया है, आप जवाब दीजिए, वो भी जनता सुनेगी। जी निश्चित तौर पे अभी आपने कहा कि शादी का कार्ड और बुके देने आए, तो क्या सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति रहेगा वो हर व्यक्ति को क्या शक की निगाह से देखे या किसी से मिले ना? अगर जो भी व्यक्ति आरोपी है वो किसी पार्टी से बंधित नहीं होता, आरोपी होता है और जो गलत करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं कि एक पत्रकार साथी चला गया, इतना जाबाज जो अपने पत्रकारिता के लिए जाना जाता था वो साथी चला गया, हमें दुख है। मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल, अभी आपने कहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इस सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, क्यों हमारे पत्रकार बंधु अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर कलमकार जो हमारा पत्रकार है, जो कलमकार है, अगर वो कलम की जगह कमल पकड़ लेगा तो सेफ हो जाएगा, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो उसे इस टाइप का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं इसका कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और एक ऐसी नाज़िर बनना चाहिए, ऐसा लैंडमार्क फैसला सरकार को करना चाहिए कि आने वाले पत्रकार के ऊपर कोई उनके लिए खिलाफ भी सोचे तो उसके हाथ कांप जाए। इतनी बुरी सजा उसको मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी आपने जिक्र किया संदीप शुक्ला जी का, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं लगातार सुबह से मीटिंग में था, मैं नहीं जानता कि उनको किसने धमकी दी है, लेकिन मैं जानता हूं संदीप शुक्ला जी को बचपन से, वो एक बहुत जाबाज पत्रकार है, उनको जिन भी धमकी दी है सरकार ने अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है बताना चाहिए और तत्काल संदीप शुक्ला जी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आईबीसी न्यूज चैनल का, लगातार आप लोग संदीप शुक्ला जी के माध्यम से और विभिन्न चैनल अपने पत्रकारों के माध्यम से आप इनके भ्रष्टाचारों को उठा रहे हैं, आपको साधुवाद। हम तो उठाएंगे सर, हमारा तो काम है, जान जोखिम में डाल के भी हम तो जनता के मुद्दों को उठाएंगे। अरविंद अवस्थी जी, लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, चाहे वो संदीप शुक्ला का मामला हो या फिर मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़ा मामला हो। यहां पर कहा जा रहा है कि उस पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, यहां पर उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई कर लेना काफी है? क्या इसके बाद एक ऐसा माहौल नहीं तैयार करना चाहिए कि पत्रकार जब सच को उजागर करे तो उसे यह चिंता ना हो कि उसका या उसके परिवार पर कोई परेशानी आ सकती है, कोई खतरा मंडरा सकता है?
मैं टेकाम जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा और टेकाम जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसा संदेश मिले जनता में और प्रशासन के अधिकारियों की किसी पत्रकार के साथी के साथ ऐसा दोबारा ना हो। अगर ऐसा हो तो उसको दंड भी वैसा मिले, तब जाकर के अगर कठोरता सरकार नहीं बरतेगी तो एक संदेश नहीं जाएगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, दोनों पार्टी से आग्रह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून दोनों पार्टी मिल करके आवाज उठाएं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू हो। टेकाम जी आपसे आग्रह है कि 2016 में हम लोगों ने एक समिति बनवाई थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया था, उससे पत्रकार साथियों को बहुत राहत मिलता था। दर्जनों मामले 2 महीने के अंदर हो चुके हैं। आपसे आग्रह है कि उस कमेटी को तत्काल पुनर्स्थापित कर दें जिससे पत्रकार साथियों को राहत मिले। नीलकंठ टेकाम जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं ये व्यथित ही नहीं करते, ये परेशान करते हैं। और मुझे लगता है कि अब हम जो पत्रकार हैं हम तो इस फील्ड में हैं, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस फील्ड में आने से कतराएगी। उनका परिवार, उनके माँ बाप उन्हें भेजने से कतराएंगे कि इतनी ज्यादा जोखिम है इस फील्ड में कि तुम मत जाओ, कहीं तुम्हें खो ना दें हम। कैसे बनाएंगे आप एक सेफ माहौल जनता के लिए, पत्रकारों के लिए? देखिए, सरकार वचनबद्ध है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जैसे अभी अवस्थी जी ने सुझाव दिया है उसको भी तत्काल अमल करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक के कार्रवाई को पलीता लगाने वाला काम है वो जिस कदर से कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, आप पूरे छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, 5 साल जब इनको मौका मिला तो घून की तरह इन्होंने खाने का काम किया, नौजवानों को सट्टा खिलवाने का काम किया, पीएससी में घोटाला करने का काम किया, शराब में घोटाला करने का काम किया। आप कोई भी क्षेत्र उठा करके देख लीजिए जहां पर कोई आपराधिक षड्यंत्र कांग्रेस के ज़माने में नहीं भी हुआ। और अभी इस चैनल में भी जो बात आ रही है कि ये जो मुकेश चंद्राकर के जो आरोपी है वो कितना घनिष्ठ है कांग्रेसियों का, आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कुछ दिन पहले सूरजपुर की घटना भी मैं याद दिलाना चाहूँगा। पुलिस थाने के अंदर की घटना से उनके परिवार में जाकर के उस पुलिस वाले की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ ज्यादती करना, ये कोई राजनीतिक सुचिता है क्या? ये किसी भी राज्य में अगर इस टाइप की गड़बड़ी चलती रहेगी, आप बड़ौदा बाजार की घटना देख लीजिए। कलेक्ट्रेट में एसपी कार्यालय में घुस करके लोगों को भड़काया जाता है कि वहाँ पर आग लगा दें। एक जिम्मेदार विधायक जो कांग्रेस की है वो युवाओं को कहती है कि चलो कलेक्टर ऑफिस में जाकर के तोड़फोड़ करेंगे। तो ऐसे माहौल बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, अगर अपराधी ही करे, केवल आरोपी ही करे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये राजनीतिक दलों का संरक्षण किसी को मिलेगा तो उसका ताकत बढ़ जाता है। इसलिए मैं, हमारे साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टियों के मीटिंग में इस मुद्दे पर भी जरूर बात करें, ताकि पार्टी के लोगों के अंदर अनुशासन आए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपे और एक अच्छी दिशा में हम हमारे इस नए राज्य को ले जा सकें। ये मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अमित जी, क्या वाकई में रसूख और रिश्वत का जो गठजोड़ है वो सारे फसाद की जड़ है? मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक गंभीर और एक मैच्योर नेता के रूप में आपको देखती हूं और चाहती हूं कि आप उसी तरह से इसका जवाब दें, क्योंकि लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जब भी अपराध की तह तक हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रसूखदार निकल आता है, कोई राजनीतिज्ञ निकल आता है या किसी का संरक्षण प्राप्त होता है। क्या इस पूरे सिस्टम को इस तरह से खत्म करना पड़ेगा ताकि लोग सेफ रह सके, ताकि अपराध को खत्म किया जा सके? निश्चित तौर पे बिल्कुल ऐसा लैंडमार्क हमको फैसले लेने पड़ेंगे जिससे अपराध करने से पहले अपराधी के हाथ कांपे। लेकिन एक और बात है कि सत्ता में बैठे लोगों के हाथ ना कांपे उनके गले तक पहुंचने के लिए, ये भी एक वो है। और अभी जिस प्रकार आदरणीय विधायक जी कह रहे थे, मैं इस विषय में राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उन्होंने जिस प्रकार से कहा तो मैं आपको याद दिला दूं कि लगातार कहते हैं ना कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। एक तो आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और आप कांग्रेसियों पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं आपकी डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था जो भी गलत कर रहा है मैं लेके आता हूं उसका नार्को टैक्स आपके पास कराने के लिए। तो आपके पास, अगर आपके पास शासन प्रशासन है, कोई भी गलत करता है, आरोपी होता है, अपराधी होता है।
उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एज अ पर्सन, एज अ कांग्रेसी, एज अ रायपुरियन और एज अ छत्तीसगढ़िया मैं आपसे मांग करता हूं। चलिए, आप दोनों ने भले ही ये कहा कि राजनीति आप दोनों नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप आ ही जाते हैं। लेकिन आज जब हम बड़ी बहस कर रहे हैं तो इस बड़ी बहस के अंत में मैं अरविंद अवस्थी जी आपके साथ ही इस बहस को खत्म करना चाहूंगी। हालांकि ये बहस खत्म नहीं हुई है, ये बहस मुझे लगता है कि अब शुरू हुई है, क्योंकि अगर चौथे स्तंभ पर वार होगा, पत्रकारों की हत्या और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलेगी, तो ये समाज के लिए भी सही स्थिति नहीं है। अरविंद जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। हालांकि आपने अपनी मंशा जाहिर की है कि एक कानून बनाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से आज इस मंच से आपका एक मैसेज। आज सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकार साथी जिस मामला को दिखाते हैं, जिस अधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन होता क्या है कि पत्रकार साथी के खिलाफ कार्रवाई होता है और उससे उसको सहन मिलता है, और ये भ्रष्टाचारी हमेशा हमको लाल आग दिखाते हैं कि हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे हम सुरक्षित हो, हमको सम्मान मिले। हिम्मत करके सच बोलो तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन लोग बुरा माने तो माने, पत्रकार कभी रुकेगा नहीं, कभी थमेगा नहीं। आज मुकेश चंद्राकर को इस मंच के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ खड़े हैं संदीप शुक्ला के, जिसने आवाज उठाई है। सरकार से भी यही आग्रह है आज इस मंच के द्वारा कि एक ठोस कदम उठाएं, ना सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बल्कि इस पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।